एशिया एक ऐसा भूभाग जिसने हजारों वर्षों से सभ्यताओं को जन्म दिया। यहीं से महात्मा बुद्ध का संदेश फैला, यहीं से समुराई योद्धाओं का साहस निकला और यहीं से दुनिया ने लोकतंत्र और संस्कृति की शक्ति देखी। लेकिन आज 21वीं सदी में एशिया का सवाल सिर्फ इतिहास नहीं है, सवाल है भविष्य का। कौन होगा एशिया का नेतृत्व करता? कौन तय करेगा कि इंडो पैसिफिक महासागर स्वतंत्र और खुला रहेगा या किसी एक ताकत का कब्जा होगा? कौन गढ़ेगा आने वाली डिजिटल और टेक्नोलॉजी की सदी? इस बदलते दौर में दो राष्ट्र हजारों किलोमीटर दूर होते हुए भी एक दूसरे के सबसे भरोसेमंद साथी बन रहे हैं। ये राष्ट्र हैं भारत और जापान। भारत जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और जापान जो कि अनुशासन और तकनीक का दूसरा नाम है। ये दोनों देश नहीं हैं बल्कि दो सभ्यताएं हैं जिनकी आत्मा में आज़ादी, लोकतंत्र और मानवता का गहरा विश्वास बसा है। आज़ादी की लड़ाई के दिनों में जब नेताजी ने जापान का दरवाज़ा खटखटाया तो जापान ने भारत की आज़ादी की पुकार को सुना। यही वह बंधन था जो भारत की स्वतंत्रता से पहले बना और आज उसी बंधन की जड़ें और गहरी हो चुकी हैं। 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रिश्ते को सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रखा बल्कि इसे 21वीं सदी की रणनीतिक साझेदारी बना दिया। मेट्रो ट्रेन से लेकर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन तक, स्मार्ट सिटीज से लेकर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक भारत की धरती पर जापान की छाप साफ दिखाई देती है। लेकिन कहानी सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है, कहानी है एक साझा दृष्टिकोण की, एक ऐसा विजन जिसमें भारत और जापान सिर्फ व्यापारिक पार्टनर नहीं बल्कि एशिया के लोकतांत्रिक भविष्य के सह निर्माता बनते हैं। आज जब समुद्रों में तनाव है, सप्लाई चेन कमज़ोर है और तकनीक पर कुछ शक्तियों का एकाधिकार है, तो भारत और जापान साथ मिलकर कहते हैं कि एशिया किसी एक की जागीर नहीं है, एशिया सबका है, सबके लिए है। क्वाड हो, नौसैनिक अभ्यास हो या टेक्नोलॉजी और क्लाइमेट चेंज पर पहल, भारत और जापान मिलकर दुनिया को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। और यही वजह है कि आज दुनिया इन दोनों लोकतंत्रों की तरफ देख रही है, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ कूटनीति का नहीं है बल्कि भविष्य का वादा है। भारत और जापान का रिश्ता आज का नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के समय जापान ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज का साथ दिया। आज़ादी के बाद भी जब दुनिया जापान को शक की नज़र से देख रही थी, भारत ने उसका साथ दिया। 1952 में जब भारत ने जापान की पूर्ण संप्रभुता को स्वीकार किया, तब एक गहरा ट्रस्ट फैक्टर बन गया। यही नींव आज भी रिश्तों को मजबूती देती है। किसी भी रिश्तों की गहराई में नेताओं का व्यक्तिगत विश्वास बहुत अहम होता है। मोदी और शिंजो आबे की दोस्ती को अक्सर अनूठा कहा जाता रहा है। शिंजो आबे ने भारत को जापान की रणनीति का अभिन्न हिस्सा माना और मोदी ने उन्हें दोस्त से भी बढ़कर माना। आबे के बाद भी सुगा हो या फिर किशिदा या फिर अब शिगेरू इशिबा ने इस रिश्ते की गति को धीमा नहीं होने दिया है। इससे साबित होता है कि यह रिश्ता सिर्फ व्यक्तियों पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण पर टिका है। जापान का भारत में निवेश लगभग 42 अरब डॉलर है। यह निवेश सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि रणनीतिक है। जापान ने भारत के लंबे समय के विजन मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के अनुरूप अपने प्रोजेक्ट चुने। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट्स हों, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल हो यानी बुलेट रेल हो जिसे हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जापान की पहचान बन चुके हैं। क्लीन एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी में सहयोग भारत के भविष्य को आकार दे रहा है। यह सहयोग केवल आज के लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए निवेश है। बदलते भू राजनीतिक माहौल में इंडो पैसिफिक सबसे अहम क्षेत्र बन गया है। यहाँ चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और दोनों देशों को चिंता है कि कहीं समुद्र पर एक छत्र दबदबा न बन जाए। भारत और जापान कहते हैं समुद्र सबका है, किसी एक का नहीं है। क्वाड के जरिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर ये दोनों देश इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीन, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट और ट्रेड पर काम कर रहे हैं। नौसैनिक अभ्यास और डिफेंस डायलॉग यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि महासागरों की सुरक्षा मजबूत रहे। दोनों ही देश इंडो पैसिफिक को इंक्लूसिव एंड रूल्स बेस्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। कोई भी रिश्ता चुनौतियों से खाली नहीं होता है। भारत की तरफ से रेगुलेटरी जटिलताएं हो, प्रोजेक्ट क्लियरेंस में देरी हो
या फिर नीतियों की अनिश्चितता हो। वहीं जापान की तरफ से धीमी अर्थव्यवस्था, वृद्ध होती आबादी और पैसिफिस्ट राजनीति का बोझ, ट्रेड लिबरलाइजेशन और लेबर मोबिलिटी भी मुश्किल मुद्दे बने हुए हैं। लेकिन यही चुनौतियां दोनों को मजबूर करती हैं कि वे सुधार करें और साझेदारी को और मजबूत बनाएं। दोनों ही देशों के लिए अब रिश्ते को प्रोजेक्ट से प्लेटफॉर्म तक ले जाने का समय है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देशों के बीच संभावनाएं हैं, जैसे टेक्नोलॉजी और डिफेंस। इसमें सेमीकंडक्टर्स, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और रेयर अर्थ में संयुक्त प्रोजेक्ट्स। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड और बैटरी स्टोरेज, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स में रिसर्च हब। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी और ट्रस्टेड डेटा फ्लो पर साझा स्टैंडर्ड, और स्टूडेंट एक्सचेंज, भाषा प्रशिक्षण, इंडस्ट्री लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम। अगर इन सभी क्षेत्रों में कार्य होता है तो दोनों देशों के संबंध और भी आगे जाएंगे। तो इस तरीके से भारत और जापान का रिश्ता सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता है विश्वास, समान मूल्यों और साझा भविष्य का। आज जब दुनिया नई चुनौतियों का सामना कर रही है, भारत और जापान मिलकर यह संदेश दे रहे हैं कि लोकतंत्र, सहयोग और शांति ही एशिया का भविष्य है। एक तरफ भारत की युवा ऊर्जा, दूसरी तरफ जापान का अनुभव और अनुशासन। जब ये दोनों साथ खड़े होंगे तो एशिया का लोकतांत्रिक भविष्य और भी मजबूत होगा। यही कारण है कि भारत और जापान सचमुच हैं एंकर्स ऑफ एशियाज डेमोक्रेटिक फ्यूचर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।